नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हमेशा की तरह ही, रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार बंधुवर। आखिरी बार जब आपसे बात हुई थी तो मैंने आपसे एक सवाल किया था जिसकी वैधता अगले दिन सुबह 11 बजे तक थी और आपने कहा था कि आतिशी को ही दिल्ली का हम्म, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस जी लिहाज से आपका अंदाजा सही हुआ और आज जी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। जी। आम आदमी पार्टी की एक नए चेहरे के मुख्यमंत्री के रूप में जब वो शपथ ले रही हैं, तो आप उनकी चुनौतियों को या उनकी संभावनाओं को किस रूप में आंकते हैं? देखिए, बहुत लंबे अरसे तक वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, ये उन्हें भी पता है और वो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा भी है। जनवरी या फरवरी में चुनाव होंगे। उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है, जो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से जीतेगी, तो फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे और मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आतिशी एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में सरकार की जिम्मेदारी संभालती रहेंगी। लेकिन ये बातें पहले से तय हैं, बशर्ते ऐन मौके पर कोई रणनीति संबंधी परिवर्तन ना हो जाए। देखिए, आखिरकार ये क्यों किया गया है? अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही दूसरे दिन ये ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। एक नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा और वो जनता के सामने जाएंगे और कहेंगे कि क्या अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत दीजिए, अगर मैं ईमानदार हूं, मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल इस एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। पहला शिकार तो यह है कि उनकी छवि, उनकी पार्टी की छवि और उनकी सरकार की छवि पिछले 10 साल में विभिन्न कारणों से थोड़ी सी पुरानी सी लगने लगी थी। फिर उसके बाद में 1.5 साल में सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर जो जांच एजेंसियों का आक्रमण किया, जो जो भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचारी हैं शराब घोटाले में, तथाकथित शराब घोटाले में, इसका प्रचार किया गया। मीडिया ने भी उस प्रचार में खूब जमकर उत्साहित होकर भूमिका निभाई। तो उससे जो स्थिति बनी, भाजपा चाहती थी कि वो जो एक लगातार सरकार में रहने से एक हल्का सा पुरानापन आ जाता है सभी के साथ में, उसमें दुर्गंध भी आने लगे। इस बात को अरविंद केजरीवाल समझते थे। उन्होंने इस्तीफा देकर बिल्कुल अपने अपने व्यक्तित्व का नवीकरण करना चाहा है, अपनी सरकार का नवीकरण करना चाहा है और अपनी पार्टी का भी नवीकरण करना चाहा है। वो चाहते हैं कि इस बहाने न केवल अरविंद केजरीवाल पहले की तरह दमकते हुए चेहरे के साथ सामने आए और उनकी सरकार एक काम करने वाली सरकार के रूप में सामने आए, और उनकी सरकार, उनकी पार्टी को, जो केवल 2 लोगों के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी थी, एक मध्यवर्ती और नेतृत्व की दूसरी कतार भी प्राप्त हो। तो ये तीनों काम अगर उनका ये दांव कामयाब होता है, जो मेरे विचार से अच्छा खासा कामयाब होने वाला है, फरवरी के आखिर में जब हम लोग चर्चा करेंगे इस पूरे मसले के ऊपर, तो हम लोगों के सामने स्पष्ट होगा कि वो अपने इन तीनों लक्ष्यों में सफल हुए या नहीं हुए। अभी तक जो हमारे देश का इतिहास है, इस तरीके का संकट आने पर जब कोई नेता किसी को मुख्यमंत्री बनाता है, चाहे वो जीतन राम मांझी का उदाहरण हो, चाहे वो चंपई सोरेन का उदाहरण हो, तमिलनाडु में एआईएडीएमके में कुछ हुआ था, उसके पहले उमा भारती ने कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, फिर वो वापसी नहीं कर पाए। क्या इस बात की गारंटी है कि जो ये प्रयोग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो इन सब अतीत के उदाहरणों से अलग ही होगा या इतिहास अपने आप को दोहरा भी सकता है? देखिए, हर रणनीति में हमेशा ही जोखिम रहता है कि वो नाकाम हो जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम आकलन करना हमारे हाथ में है और हम वक्त के साथ में अपने आकलन को बदलते भी हैं। दिल्ली की राजनीति बिहार की राजनीति या झारखंड की राजनीति से भिन्न है। वहां पर जो भी नेता होते हैं वो किसी न किसी जाति या समुदाय के नेता होते हैं, उनका जाति और समुदाय में अपना आधार होता है। दिल्ली की राजनीति ऐसी है और खासतौर से आम आदमी पार्टी की राजनीति ऐसी है, इसमें कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वो फलानी जाति या समुदाय में उसका आधार है। मुझे लगता है कि जो दलित नेताओं, इसमें अपवाद हैं, दलित नेता हैं, जैसे कि अभी गहलावत को उसमें शामिल किया गया है। उसके बाद इमरान है इसके अंदर शामिल, वो मुसलमान नेता हैं, तो वो कह सकते हैं कि हमारा इनके अंदर आधार है। लेकिन बाकी और नेता ये नहीं कह सकते कि उनका विशेष रूप से किसी जाति और वो अपनी राजनीतिक ताकत जाति और समुदाय से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इसकी संभावना, ये जो एक भिन्नता है झारखंड और बिहार की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में, तो मुझे लगता है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की ये योजना जो है वो काफी बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी बाधा के ये परवान चढ़ेगी। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
कुछ इस तरह का चुनावी प्रदर्शन करते हैं जिससे आम आदमी पार्टी को 2020 जैसा चुनावी परिणाम नहीं प्राप्त हो पाता है, उन्हें चुनाव जीतने में मुश्किल आती है या वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तब फिर बात दूसरी होगी। तब तो माना जाएगा कि ये रणनीति बुरी तरीके से नाकाम हो गई और फिर अरविंद केजरीवाल का अपना जो यूएसपी है, जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उस यूनिक सेलिंग पॉइंट पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी परिवर्तन से अचरज में आने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी कि जो स्मृति ईरानी है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकती है दिल्ली में। क्या ऐसा हुआ तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाजपा जिस चेहरे की तलाश में थी उन्हें मिल जाएगा, वो एक मजबूत देखिए, चेहरा? ये खबर मैंने पढ़ी है, वो खबर में शीर्षक जरूर बनाया गया है इस तरह का, जिससे लगता है उस खबर को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें कुछ बातें, जितनी बातें कही जा रही हैं उतनी बातें छिपाई भी जा रही हैं उसमें, है? और छिपाई भी जा रही हैं और वो बातें कही भी जा रही हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में बहस ये चल रही है कि क्या किसी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया जाए या किसी को मुख्य प्रचारक के चेहरे के रूप में पेश किया जाए, यानी एक ऐसे प्रचारक के रूप में जिसका नंबर इसका नंबर नरेंद्र मोदी के बाद होगा। भाजपा की जो हायरार्की है उसमें नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे होंगे और उसके बाद में जो भी चेहरा पेश किया जाएगा वो दूसरे नंबर का चेहरा होगा और इस बात की कोई गारंटी ना दी जाए कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो वही मुख्यमंत्री होगा। इस पे भाजपा के एक नेता का बिना नाम लिए उसके कथन का उल्लेख है कि ये बात नहीं चल पाएगी, जिसको आप मुख्य प्रचारक के तौर पर पेश करेंगे वो दरअसल जनता उसको यही मानेगी कि यही मुख्यमंत्री होगा, फिर आप उसको मुख्यमंत्री जीतने पर मुख्यमंत्री पद से, और एक तरह से बात ये थी कार्यकर्ता भी यही मान के चलेंगे और इससे मुश्किलें, मतलब इशारा ये था कि इससे मुश्किलें भी आ सकती हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं के अपने नेता होते हैं, वो कहेंगे अच्छा भाई हमको तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बिल्कुल काट दिया। अगर आला कमान किसी को भी मुख्य प्रचारक या मुख्य चेहरे के तौर पर नहीं पेश करता है तो हर नेता को उम्मीद होगी कि जब अगर हम चुनाव जीते तो उसका दांव लग सकता है, लेकिन अगर चुनाव से पहले ही किसी को चेहरा बना दिया गया तो दांव लगने की संभावना खत्म हो जाएगी। फिर तो पार्टी में भितरघात की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी, जैसे किरण बेदी के साथ हुआ था। आप याद कीजिए, जब किरण बेदी को चुनावी मुहिम के दौरान चेहरा बनाया गया तो उसके 1-2 दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर से उनके खिलाफ असंतोष के गहरे स्वर उठने लगे और फिर उनके लिए मुश्किल हो गया भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करना, यहाँ तक कि वो अपना खुद का चुनाव भी हार गई, जो कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रही थी, हर्षवर्धन के निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रही थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत आसानी से शीला दीक्षित के जमाने में भी चुनाव जीतते रहे थे। तो ये एक तरह की दुधारी तलवार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब एक तरह से मैं कहूँ इस तलवार में 3 धारें हैं। एक धार तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी बिना चेहरे की घोषणा के चुनाव लड़े, जैसा कि हर जगह लड़ती है, वो प्रधानमंत्री ही चुनाव प्रचार करें और बाकी सब लोग कार्यकर्ता के तौर पर काम करें। दूसरा यह है कि किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उतारा जाए कि अगर हम जीते तो यही मुख्यमंत्री होगा अरविंद केजरीवाल के मुकाबले। तीसरी यह है किसी को मुख्य प्रचारक के तौर पर उतारा जाए और इसकी में ये कोई गारंटी ना हो कि अगर जीते तो इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। तो भाजपा तो अभी इस पसोपेश में फंसी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने आला कमान से अपील की थी कुछ दिन पहले कि उन्हें वो एक चेहरा प्रदान करें। फिर स्मृति ईरानी को कुछ काम भी दिया गया दिल्ली के अंदर, वो काम करती हुई नजर आई और वो बहुत दिनों से पार्टी में अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रही हैं। पहले उन्हें शायद उम्मीद रही होगी कि उन्हें जब राज्यसभा में जगह मिल जाएगी, लेकिन राज्यसभा की जो सूची आई उसमें उनकी जगह नहीं थी, तो संगठन में उन्हें जगह कोई नहीं अभी मिली नहीं सकती, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये तय ही नहीं है। जब अध्यक्ष चुना जाएगा तो अध्यक्ष अपने हिसाब से सारे देश में और सारे राज्यों में भाजपा का ओवरहॉल करेगा, भाजपा में तमाम आमूलचूल परिवर्तन होंगे, उसमें स्मृति ईरानी की कहाँ जगह होगी ये कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अब तो सवाल यही है कि स्मृति ईरानी के साथ साथ वो जो जितने भी यहाँ पर सांसद चुने गए हैं उसमें बांसुरी स्वराज का भी नाम है, उनके भी नाम थे उस खबर में कि ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के ऊपर भी विचार कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी के बारे में बिल्कुल तय है कि उनके नेता अरविंद केजरीवाल है
और अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद पर उत्तराधिकारी फिलहाल आतिशी आतिशी हैं। और आतिशी ने भी साफ कर दिया है कि हम चुनाव जीते तो केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आम आदमी पार्टी में सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, मतलब उसके अंदर कोई संदेह नहीं है। सब लोग एक स्वर से एक ही बात कह रहे हैं, कोई दूसरी बात अभी तक सुनने में नहीं आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अभी यही नहीं तय कर पाई है कि उन लोगों को एक बात करनी क्या है। वो आम आदमी पार्टी जो 2 चुनावों में भाजपा को मटिया मेट कर चुकी है, उसका मुकाबला कैसे करेगी। चुनाव बहुत दूर नहीं है, चुनाव बहुत दूर नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे भाजपा के लिए जो रणनीतिक भाजपा की स्ट्रेटेजिक विंडो है, रणनीतिक विंडो है, वो और छोटी होती चली जाएगी। क्या इस बात की भी संभावना है कि चुनाव नवंबर में ही हो जाए महाराष्ट्र के चुनाव के साथ? ये तो तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई और आला कमान इस बात पे एकमत हो कि नवंबर में चुनाव कराने से उनको फायदा है। अरविंद केजरीवाल तो कह चुके हैं हम तो चुनाव कराने के लिए हम तैयार है, चुनाव करना है, कराइए चुनाव, हम नवंबर में चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब उन्होंने तो अपना दिमाग बना लिया है, अपनी तैयारी वगैरह कर ली है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कोर्ट में बॉल है। चुनाव आयोग ने तो अनौपचारिक रूप से कह दिया है कि भाई हम नवंबर में चुनाव नहीं करा सकते। अब सवाल ये है, चुनाव आयोग अपनी राय बदल सकता है अगर सरकार की राय बदल जाए। सरकार की राय तभी बदलेगी जब भाजपा का आला कमान और दिल्ली यूनिट, दिल्ली इकाई एक बात को लगे कि हम नवंबर में चुनाव कराने से हमको लाभ है। यहाँ पर मैं आपकी एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा, उसके बाद हम अन्य विषय में बातचीत करेंगे कि पिछले हफ्ते यानी कि पिछले 2-3 दिन जब हमने बातचीत नहीं की, उस दौरान एक मुद्दा काफी गर्मजोशी के साथ उभर कर सामने आया कि सरकार ने यानी कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव हो। अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का अभी इससे क्या मकसद हासिल होता है, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 100 दिन में 4 जून के बाद जो 100 दिन गुजरे हैं उसमें केवल एक ही प्रयास किया है कि वो लोगों को बार बार ये कहे, तरह तरह से ये संदेश दे कि ये सरकार पिछले 10 साल में चली सरकारों जैसी ही है। बहुमत खोने का मतलब ये नहीं है कि वो एक भिन्न किस्म की सरकार है और नरेंद्र मोदी पहले जैसे प्रधानमंत्री नहीं है। वो कुल मिलाकर ये संदेश देना चाहते हैं। ये संदेश देने के लिए जरूरी है कि उन्होंने, जब वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, उस वक्त जो वो दावेदारियां करते थे उन दावेदारियों को इस परिस्थिति में भी बार बार दोहराएं और ये करते हुए दिखाई पड़े कि वो इन कामों को करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए जब पूरा भाषण गुजर गया तो लगभग आखिरी 5 मिनट में उन्होंने अपनी उन प्रतिबद्धताओं को दोहराया जो प्रतिबद्धताएं स्पष्ट बहुमत की सरकार की प्रतिबद्धताएं थी। और अब जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी का साफ कहना है, जो अखबारों में छप भी चुका है, कि हम आपका इस बात पे खुलकर कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें कंसेंसस निकालना पड़ेगा। केवल आपने निर्णय ले लिया है इस आधार पे नहीं होगा, आपको इसमें जो है वो कंसेंसस निकालना पड़ेगा। तो ये तेलुगु देशम पार्टी ने कह दिया है भाई जहां पे ठीक है हमारे मंत्री हैं वो उन्होंने आप इस बात पे कैबिनेट में मोहर लगा दी, लेकिन आपको इस पे एक आम सहमति बनानी पड़ेगी। आम सहमति का क्या मतलब है? आम सहमति का मतलब है कि आपको विपक्ष, इंडिया गठबंधन की जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे भी सहमति लेनी पड़ेगी। तो एक जमाने में तो बहुजन समाज पार्टी ने भी इसका विरोध किया था और इंडिया गठबंधन की हर पार्टी इसके विरोध में है, कांग्रेस समेत। सारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सारे बड़े बड़े क्षेत्रीय दल हैं जो इसके विरोध में हैं। तो इसके लिए इनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये करना। हरियाणा के चुनाव के बारे में मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। आज सुबह जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, उन्होंने कुमारी शैलजा को ये आमंत्रण दिया कि एक दलित बहन का अपमान हो रहा है और वो चाहें तो भारतीय जनता पार्टी में आ सकती हैं। कांग्रेस के अंतर्कलह को या खट्टर के बयान को, ये सारी घटनाएं जो घट रही हैं, उस संदर्भ में आप हरियाणा के चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, हरियाणा के चुनाव में तो मैं आमतौर पर चुनावी परिणामों को लेकर भविष्यवाणी करने से परहेज करता हूँ। मेरे पास एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य होता है जिसके तहत मैं अपनी बात कहता हूं और मैं नहीं चाहता कि उस बात का ये मतलब निकाला जाए कि मैं किसके पक्ष में, मेरी इच्छा है अलग है, लेकिन जो जमीन पे हो रहा है अलग है। लेकिन हरियाणा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि जब मैं जो जमीन पे घटित हो रहा है उसकी तरफ निगाह डालता हूं तो मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक पराजय होने जा रही है। केवल पराजय नहीं, ऐतिहासिक पराजय होने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा उर्वर क्षेत्र है दक्षिण हरियाणा, जिसके एक बड़े इलाके को अहीरवाल भी कहा जाता है।
जहां पे 25 से 30% यादव हैं जो अपने नाम के साथ यादव या राव शब्द लिखते हैं। जब हरियाणा बना था तो पहला मुख्यमंत्री इसी इलाके से आया था, राव वीरेंद्र सिंह। उसके बाद कभी भी इस इलाके से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। फिर कांग्रेस के खाते से या विपक्ष के खाते, गैर कांग्रेसी पार्टियों के खाते से जाट नेता मुख्यमंत्री बनते रहे। तो इस इलाके के लोगों को हमेशा ये गिला रहा कि भाई इस इलाके का विकास नहीं हो रहा है, ये रेतीला इलाका है, इसमें पानी की बहुत जरूरत होती है खेती करने के लिए। सबको ये, इसके बाद जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी तो कुछ कुछ इन लोगों को लगा कि उनके इलाके की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और पानी वगैरह भी उनको दिया गया, कुछ इलाके के लोगों को नौकरियां वगैरह भी प्राप्त हुई। तो इससे ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्के समर्थक बनते चले गए और उन्होंने उत्तरोत्तर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और इस इलाके ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में हरियाणा में बहुत बड़ी मदद की। वहां 12-13 विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहां पर। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जब खट्टर को हटाया गया और नसीब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसमें उस इलाके के एक व्यक्ति को मंत्री तो बना दिया गया है वहां पर, लेकिन जो पानी की किल्लत है उसको दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो जाट राजनीतिक नेतृत्व के प्रति नाराजगी के साथ साथ में जो पंजाबी और सैनियों का नेतृत्व है उसके प्रति भी इस इलाके में नाराजगी पाई जाती है। आज स्थिति यह है कि जानकार लोग कहते हैं कि भाजपा यहाँ ज्यादा से ज्यादा केवल 3 सीटें जीत सकती है। यानी भाजपा के लिए जो सबसे ज्यादा अनुकूल इलाका था वहां भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटें जीत सकती है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनाव में कहां खड़ी है। जहां तक कांग्रेस की गुटबाजी का सवाल है, ये बात सही है, मैं मान सकता हूं कि कुमारी सैलजा नाराज होंगी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी नाराज होंगे, नहीं क्या नाम है उनका, रणदीप हुड्डा नहीं तो उनके बेटे हैं, रणदीप सुरजेवाला भी नाराज होंगे। एक बार मैंने विश्लेषण करते हुए कहा था कि कुछ दिन पहले तक हरियाणा कांग्रेस में 5 बड़े गुट हुआ करते थे। एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, एक रणदीप सुरजेवाला का गुट था, एक कुमारी सैलजा का गुट था, एक गुट कुलदीप बिश्नोई का था और एक किरण चौधरी का गुट था। कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी भाजपा में चले गए हैं, तो अब गुट रह गए कुल 3। इन 3 गुटों को ये गुट आपस में न लड़े, इसके लिए आला कमान ने एक निर्णायक हस्तक्षेप किया और रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा के सदस्य हैं और कुमारी सैलजा जो लोकसभा की सदस्य हैं, उनसे कहा कि आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ गया कि करीबन 70 से 80% टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसंद के हैं और बाकी में सब लोग हैं। तो इससे उन लोगों में नाराजगी हो ही सकती है। उनको साफ दिख रहा है कि हमारी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और मुख्यमंत्री पद की रेस से हमारा नाम कट गया, क्योंकि जो विधायक चुन के आएंगे वो हुड्डा साहब के विधायक होंगे, वो हमारा समर्थन तो करने वाले हैं नहीं। इसलिए कुछ ना कुछ मन में नाखुशी तो होगी ही होगी। और ये लोग हरियाणा कांग्रेस के पुराने नेता हैं, ये कोई नए नेता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी आ गए हरियाणा कांग्रेस में। ये जितने हुड्डा साहब वरिष्ठ है उतना ही वरिष्ठ ये लोग भी हैं, ये पुराने नेता हैं। ये तो इस प्रकार की नाराजगी होना स्वाभाविक है। ये हुड्डा साहब की जो राजनीतिक कौशल है उस पर निर्भर करता है और कांग्रेस आला कमान के राजनीतिक कौशल पे, वहां कांग्रेस आला कमान के जो वहां पे प्रतिनिधि हैं बाबरिया, दीपक बाबरिया, उन सब लोगों के कौशल पर निर्भर करता है कि वो इस परिस्थिति का सामना कैसे करें। मुझे लगता है कि अभी तक इन लोगों ने काफी सफलतापूर्वक इस परिस्थिति का सामना किया है। आज मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीदेव को भी सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सवाल पर बोलते हुए सुना, तो वो लोग कुमारी सैलजा की जो व्यक्तित्व की जो खास बातें हैं, कांग्रेस में उनका जो योगदान है, उस सबको रेखांकित करते हुए अपनी बात कह रहे थे। सुप्रिया श्रीदेव तो ये कह रही थी कि वो तो बहुत शानदार किस्म की नेता है, मेरी रोल मॉडल है। एक आखिरी सवाल मैं जो तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद छिड़ा उसके संदर्भ में पूछना चाहता हूँ। ये एक खास समय में जो विवाद आया, क्या उससे उसके पीछे भी कोई राजनीति हम देख सकते हैं? और कुल मिलाकर इस विवाद से क्या, किस तरफ पलड़ा झुकता है? इसमें इसके पीछे जो राजनीति है वो तो बिल्कुल एकदम पहले ही क्षण में नंगी हो गई है। पहले ही क्षण में सारे आवरण हट गए हैं उसके, उस राजनीति के। अब आप जरा सोचिए कि जो लड्डुओं का
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड्डुओं में मिलावट नहीं हुई है, मतलब मैं ये नहीं, मिलावट हो सकती है, जो आरोप लगाया आरोप सही हो सकते हैं, लेकिन मिलावट का शक होगा तभी तो लड्डुओं के सैंपल भेजे गए होंगे लेबोरेटरी में। तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली देश की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी लेबोरेटरी, फॉरेंसिक लेबोरेटरी हैदराबाद में है, लेकिन लड्डुओं का सैंपल कहां भेजा गया? गुजरात की एक लेबोरेटरी में भेजा गया। इस जांच में देर लगती है, लेकिन वहां से 15 दिन से भी कम समय में वहां से जांच आ गई। उस जांच को मैंने खुद देखा है। उस जांच का जो मुख्य हिस्सा है, उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि इसके अंदर पशुओं की चर्बी मिली हुई है। उसमें एक एनेक्स्चर लगा हुआ है, एक संलग्नक लगा हुआ है। उस संलग्नक में कहा गया है कि वहां पर चर्बी है, लेकिन वहां भी रिपोर्ट अधूरी है। उस चर्बी का कितनी मात्रा और कितना प्रतिशत है लड्डुओं में, इस सब का भी कोई उल्लेख नहीं है। फिर ये जांच रिपोर्ट तो चंद्रबाबू नायडू के पास जुलाई के मध्य में ही आ गई थी। वो उसको किस लिए इतने दिनों तक ठंडे बस्ते में डाले रहे? पूरी जुलाई निकल गई, अगस्त निकल गया और 20 दिन सितंबर के निकल गए। इतने दिनों तक वो क्यों ठंडे बस्ते में डाले रहे? क्या सोच के डाले रहे हो? क्या सोच के उन्होंने ठंडे बस्ते से निकाली रिपोर्ट और सार्वजनिक उसको सार्वजनिक किया? देखिए, वो ये चाहते हैं कि जगन मोहन रेड्डी के ऊपर, चूंकि वो ईसाई धर्मावलंबी हैं, उनके पिताजी भी ईसाई धर्मावलंबी थे, उनके ऊपर हिंदू विरोधी होने का आरोप चस्पा हो। 10 साल तक उन्होंने, राजशेखर रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तब उनके खिलाफ यह अभियान चलाया कि ईसाई होने के नाते ईसाई एजेंडा चलाते हैं, ये हिंदू विरोधी है, लेकिन कभी वो आरोप चस्पा नहीं हुआ। इसी तरीके से इन्होंने इनके खिलाफ भी आरोप चलाया। ये चुनाव इसलिए नहीं हारे हैं जगन मोहन रेड्डी की ये ईसाई हैं, चुनाव हारने के कारण दूसरे हैं ना। वो नायडू इसलिए चुनाव जीते हैं कि ये हिंदू हैं, वो दूसरे कारण है उसके। लेकिन अब वो चाहते हैं कि इसको हिंदू बनाम ईसाई कर दिया जाए, इसलिए ये पूरा का पूरा नाटक किया जा रहा है। दूसरे कांग्रेस, भाजपा को क्यों लगता है ये? भाजपा को ये लगता है, भाजपा को जब से बहुमत खोया है, वो एक ट्रिगर पॉइंट की तलाश में है कि किस तरह हिंदू प्रतिक्रिया को एक नए धरातल और नए चरण में पहुंचाया जाए। वो ट्रिगर पॉइंट बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके जरिए पाने की कोशिश की गई, नहीं मिला ट्रिगर पॉइंट। अब इसको लड्डुओं में पाने की कोशिश की जा रही है, महाप्रसादम में पाने की कोशिश की जा रही है उस ट्रिगर पॉइंट को। यहां भी उनको वो ट्रिगर पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मुसलमान पक्ष तो है ही नहीं। यहाँ मुसलमान पक्ष तो इसमें गैर हाजिर है। अब इसमें जो ईसाइयों के ऊपर जो हमला होगा, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई लॉबी है यूरोप और पश्चिम की, वो जाग जाती है, उसको भांप लेती है और सरकार की भां मरोड़ती है, और भाजपा सरकार के ऊपर तो विशेष रूप से भां मरोड़ती है, और तुरंत चुप हो जाते हैं, तुरंत शांत हो जाते हैं। भाजपा सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ईसाइयों के खिलाफ इस देश में कोई मुहिम चलाई जाए। याद होगा कि 2014 में जीतने के बाद में कई बार थोड़े दिनों तक चर्चाओं पर पथराव होना शुरू हो गया था, लेकिन बाद में उस पथराव को भाजपा के नेतृत्व ने स्वयं बंद करवाया, और अब फिर उसके बाद आज तक पथराव घटना नहीं हुई। प्रधानमंत्री तमाम ईसाई बिशपों से केरल में, कर्नाटक में, सब जगह जाके मिलते हैं, उनकी टोपियां और चोगे भी पहनते हैं जो मुसलमानों कभी नहीं पहनते, लेकिन ईसाइयों के साथ वो हेल मेल चाहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दिन तक मुहिम नहीं चलेगी, कुछ दिनों में ये फुस हो जाएगी। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में अभय जी से। और कल चूंकि रविवार का दिन है, तो हमारी बातचीत में एक अन्य पत्रकार भी शामिल होंगे। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।